जय हिंद बच्चों। बच्चों जैसे कि पिछला आपने लेक्चर देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग क्लास 10 के लिए हमने अपलोड किया था। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, कवर अप किए गए थे। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स पसंद आएंगे और समझ में भी आएंगे अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप इसको कमेंट में आगे पूछ सकते हैं कि कोई भी इशू है अगर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देखिए, जैसे कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आपके करंट है तो उसके ट्रांसफर के लिए कहीं ना कहीं कंडक्टर की 100% ज़रूरत होगी। कंडक्टर ट्रांसफर करेगा तब करंट आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होगी। अब ये जो करंट जब हमारी यूजफुलनेस के लिए ट्रांसफर की जाती है तब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये पूरा सिस्टम होता है, जैसे हमारे घरों में देखा होगा हमने कि बाहर से सप्लाई आ रही होती है केबल के ज़रिए से, देन उसके बाद मीटर से अटैच्ड होता है, देन उसके बाद फ्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पर, उसके बाद फिर बिजली की सप्लाई होती है प्लग्स में और फिर बटन वगैरह का सिस्टम होता है। फिर वहाँ से आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप केबल लेकर आए बाहर से और आपने वो जो है डायरेक्टली फ्रिज या एसी में लगा दी। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल और नॉट पॉसिबल। तो इससे अगर करते भी हैं तो बहुत डिफेक्ट, फुल डिफेक्ट चांस है। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपके सिंपली क्या है, अ कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक लैम्प्स, bulbs, etc. between the terminals of battery along which an electric current flows is called a electric circuit. तो बच्चों ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यानी कि ये सिंपल वर्ड में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक कंटिन्यूस पाथ होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस पाथ है जो कि कंडक्टिंग वायर्स की हेल्प से बनता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कंडक्टिंग वायर्स और दूसरे रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी लैम्प, बल्ब या जो भी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस दो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके अलोंग क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो कर रही होती है। तो मैं आपको डायग्राम के तौर पे बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक सर्किट होते किस तरह के हैं। देखिए सिंपल सा डायग्राम है इसका। अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर और ये क्या क्या इंडिकेशन शो कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग है ये सब चीज़ें। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये एरो शो कर रहा है करंट के फ्लो को। ठीक है, ये करंट के फ्लो शो कर रहे हैं और ये है आपके कनेक्टिंग वायर। दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं आपके जो सारे के सारे सर्किट को कवर अप कर रहे हैं। ये है आपका माइनस और ये प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो आपका सेल यूज हो रहा है उसके रिगार्डिंग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये आपके ये वायर्स हैं कंडक्टिंग वायर्स जो कि करंट को फ्लो करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये आपका बैटरी है। देन ये एमीटर है जो चेक करता है कि करंट का कितना फ्लो हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ करंट फ्लो हो रही है। देन नेक्स्ट है ये आपका रजिस्टर है। रजिस्टर ये चेक करता है कि करंट के फ्लो के अंदर रुकावट वगैरह जो भी है वो यहाँ रजिस्टर के अंदर आ जाती है। और देन उसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पहले बताया था मैंने कि वोल्ट मीटर से क्या चेक किया जाता है, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल कनेक्ट होता है किससे, रेजिस्टेंस से। पैरेलल कनेक्ट होने का मतलब है कि ये आपका रेजिस्टेंस इधर है और उसी के साथ पैरेलली वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आपके टू टाइप्स में डिवीजन होते हैं इनके। तो वो है आपका इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्किट, सेकंड है क्लोज्ड सर्किट। देखिए, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है बस, जहां पर एक इस माइनर डिफरेंस के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ओपन और क्लोज सर्किट हम इसे क्यों कह रहे हैं। देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊँ आपको इसकी, बहुत ही आसान। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नॉन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर किसी सर्किट में से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उसे हम कहते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। अब इसका पता कैसे चलता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही? इफ सपोज दैट कि हम यहाँ पर इस सर्किट में एक की अप्लाई करते हैं। की मीन्स ऑन ऑफ स्विच। अगर ये स्विच ऑफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो सप्लाई जा रही है वो यहाँ ब्रेक हो गई। अब जो करंट है वो यहाँ फ्लो नहीं होगी। ठीक है। अगर सपोज दैट हमने यहाँ पर बल्ब अप्लाई किया हुआ है, बल्ब जलाना है हमको, तो वो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही। इसे कहते हैं हम ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि नो करंट फ्लो। नो करंट फ्लो एक छोटा सा इसका टर्म है, जो अगर आपको याद है तो आप ओपन सर्किट बड़ी आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है कि यहाँ करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो, यहाँ पर करंट का फ्लो होगा, और इसके अंदर एक और सिंपल चीज क्या होगी कि जब आप इसको प्लग जो की है आपका, इसको ऑन कर देंगे, मीन स्विच ऑन हो जाएगा, तो करंट आपका कंटिन्यूस फ्लो करेगा यहाँ पर। ठीक है। कंटिन्यूस करंट फ्लो करेगा और बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ओपन और क्लोज में। तो सिंपल से हमने डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसके बाद डिवीजन है ओपन एंड क्लोज का। तो जो सर्किट्स वाले टॉपिक्स हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अभी इसका बेसिक जो वर्जन है आपको समझ में आया होगा। अगला इसका देखते हैं हम कि इसमें एक और इसके अलावा कौन कौन से टर्म यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। तो देखिए, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक सिंबल। जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाएंगे, जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे सर्किट्स को और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें सिंबल यूज होते हैं, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है सेल का सिंबल। सेल जब भी इसमें आता है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है, माइनस प्लस। इस तरह का जो साइन आपको मिलेगा वो सेल के रिगार्डिंग मिलेगा। देन सेकंड है बैटरी। अगर आपने डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट की हुई है तो वो कुछ इस तरह से शो करेगा बैटरी को। देखिए, यहाँ पर डबल हो गया ये चीज़। ठीक है ना। सेल आपके कौन से होते हैं यहाँ पर? सेल से आपकी नॉर्मल सेल नहीं है। सेल है आपके जो हम लेबोरेटरी में सेल क्रिएट करते हैं। इस तरह की कुछ बॉक्सेस होते हैं जिसमें फ्लूइड फिल होता है, और एक और कॉपर का बॉक्स होता है जिसमें एक एनोड और कैथोड पुट होते हैं, यहाँ से कनेक्शन जा रहा होता है। तो कुछ इस तरह के जो सेल्स जनरेट किए जाते हैं लैब में, उन्हें हम कहते हैं सेल, और इसे डिनोट इस तरह से करते हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी डायरेक्ट कनेक्शन में होती है। जो सप्लाई है हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होकर आता है वो बैटरी के थ्रू हम यूज़ कर लेते हैं। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का तो मैंने बताया था आपको किस तरीके से कनेक्टिंग वायर को शो किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। कनेक्टिंग वायर को सिर्फ एक नॉर्मल लाइन से आप शो कर सकते हैं। देन उसके बाद वायर जॉइंट, अगर कहीं भी वायर में जॉइंट हो रहा है तो उसे किस तरह से शो करेंगे हम? वायर जॉइंट है आपका कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक डार्क एरो होगा, डार्क पॉइंट, यहाँ इस तरह से डार्क पॉइंट होगा जो कि शो करेगा वायर जॉइंट को। देन नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर कोई भी वायर, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट,
अगर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है बिना किसी कांटेक्ट के, तो वो कुछ इस तरह से क्रॉस करेगा। इस तरह से वायर जा रहा होगा और ये इस तरह से हल्का सा सेमी सर्कल बनाएंगे, इस तरह से कुछ शो होगा उसका, जो उसका सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, कुछ इस तरह से होगा। देन उसके बाद है फिक्स रेजिस्टेंस। अगर कहीं भी रेजिस्टेंस अप्लाई है तो वो किस तरह से शो किया जाएगा, फिक्स रेजिस्टेंस, जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता। रेजिस्टेंस कौन सा है, ये फिक्स है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो उसे कुछ इस तरह से शो करते हैं जिगजैग लाइन से। देन उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करने के लिए हम लोग इसी सिंबल का यूज करेंगे, बट एक एरो को इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ये होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं रियोस्टेस, रियोस्टेट। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में रियोस्टेट भी बोल सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट आता है आपका एमीटर। एमीटर मैंने आपको बताया था किस तरह से शो किया जाता है। एमीटर को शो करने के लिए आप ए के अराउंड सर्कल लगा देते हैं और ये आपके वायर जा रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट जो होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी सिंपल है, वी के अराउंड सर्कल और ये आपके वायर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के लिए सिंपल जी का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज भी करंट के मेजरमेंट के लिए होता है, बट डिफरेंट ये है कि बहुत माइनर करंट को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। देन 11th पॉइंट है आपका ओपन स्विच। अगर कोई स्विच किसी भी सर्किट में दिया हुआ है और वो ओपन है, तो उसे किस तरह से हम डिनोट करेंगे, कुछ इस तरह से वायरिंग जा रही होगी और यहाँ एक स्विच है, ये एक स्विच है, देखिए ये कनेक्शन ब्रेक दिखा रहा है, यहाँ पर ये ब्रेक कनेक्शन दिखा रहा है। दूसरे टर्म्स में हम इसको कुछ इस तरह से भी यूज करते हैं कि ये स्विच क्या है, ऑफ है। ठीक है, सॉरी, ऑफ है लेकिन ओपन स्विच है। ठीक है, यहाँ से करंट की सप्लाई नहीं होनी है। देन 12th है आपका क्लोज स्विच। क्लोज स्विच के लिए आप सिंपल वही यूज करते हैं, ये आपका स्विच का साइन है, यहाँ से ये कनेक्शन दिखाएगा, ये दोनों कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये शो कर रहा है कि आपका स्विच क्या है, क्लोज्ड है या फिर हम कहेंगे ऑन है। अब सेम एक और तरीका, यहाँ आप डॉट लगा दीजिए, ये आपका क्या शो करेगा, स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फाइनल लास्ट आपका नंबर 13, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करने के लिए हम कुछ इस तरह से फिलामेंट का डायग्राम बनाते हैं। ये शो कर रहा है, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि आफ्टर द पावर सप्लाई ये आपका जलेगा, यानी कि आपको लाइट अप होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आई होप ये डाटा आपको सिंपल समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ डायग्राम ही दिया जाएगा, बस डायग्राम में आपको ये खुद से समझना होगा कि ये चीज़ है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है ना, तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है। देखिए, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। आई होप कि शायद आपने इसके बारे में सुना हो और कुछ सुन के ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो कि ओम्स, अजीब ओम नाम लग रहा है आपको सुन के, बट ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम। इनका पूरा नाम था, जर्मन फिजिसिस्ट थे ये, जॉर्ज साइमन ओम। 1779 से 1854 तक इनकी लाइफ रही, इन्होंने ये डिस्कवर किया था। अब ओम्स लॉ के अंदर मैं बताऊं आपको क्या चीज़ है। एक सिंपल सा पहले स्टेटमेंट आप इसका देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द करंट पासिंग, द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends, provided temperature and
temperature and other physical condition remain unchanged. ठीक है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर आप इसको इजी वे में या ट्रांसलेशन वे में देखें तो क्या कहना चाह रहा है ये कि करंट जो किसी भी कंडक्टर से पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि उसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, और प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर और जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं लाइक मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह, ये सब क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वर्ड का मीनिंग मे भी पॉसिबल आपको पता हो, बट कुछ बच्चों को इसका मीनिंग प्रॉपरली पता नहीं होता, तो मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कहते हैं कि some quantity is proportional to the other quantity, this quantity is proportional to the other quantity, like मैं assume कर लूँ force F is proportional to the, proportionality का साइन ही होता है आपका proportional to the A acceleration। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि force F acceleration A के proportional है, तो इसका मीन्स है कि if I increase this force F then acceleration I A also increase। अगर मैं F फोर्स को इंक्रीज करूं तो एक्सेलरेशन A भी इसके साथ साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वांटिटी आपकी अगर एक दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है तो वो, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगी, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसा चेंज इसमें वैसा ही चेंज इसमें आएगा। देन एक और वर्ड आता है, आपको शायद सुना हो आपने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो वर्ड है, उस वर्ड का इसका मीनिंग जो है रिवर्स है, प्रोपोर्शनल से रिवर्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मैं कहूँ सपोज दैट एफ फोर्स में कहूँ कि एफ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी टाइम के, तो मैं इसे इस तरीके से अपॉन में पुट करूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एफ फोर्स आप इंक्रीज कराते हैं तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप एफ फोर्स को डिक्रीज कराते हैं तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसा कि सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है आपकी, इसकी जो बाउंड्री लाइन है, ये रेड लाइन है इसकी बाउंड्री लाइन। मैं यहाँ से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो बहुत ही माइनर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर मूवमेंट करेगा और इसको धीरे धीरे ये जो है इस लाइन को क्रॉस करेगा। इसमें टाइम ज़्यादा अप्लाई हो, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम फोर्स कम लगा रहे हैं। फोर्स हमने कम कर दिया तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करें, बहुत थोड़ा सा फोर्स को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा देते हैं। तो हम अगर फोर्स को बढ़ा देंगे तो हमने क्या किया, फोर्स बढ़ा दिया, तो देखिए पल भर के अंदर ये इस लाइन से क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स हमने बढ़ा दिया तो टाइम कम हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ सिंपली क्या कह रहा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई वी के प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई से हम करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, वी से। तो वी हम यहाँ पुट कर देंगे और ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है या फिर आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट अप्लाई करना होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आपको अप्लाई करना होता है, लगाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ सपोज दैट v, हमने ये एज्यूम किया था ना, v इज प्रोपोर्शनल टू i, देन बहुत सारे डाटा से और एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ये चीज़ फाइंड आउट की थी। तो यहाँ हम जब देखेंगे तो v इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, v इज इक्वल टू आर आई, मीन्स रेजिस्टेंस जो आपने आप अप्लाई किया है, ये आर, ये क्या है, रेजिस्टेंस है और ये एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा वी और आई के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम इस आर को क्या कहेंगे, आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
आर इज कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इसी आर की जो एक तरीके से हम कह दीजिए खोज की, वो ओम लॉ के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ओम ने की थी, ठीक है। तो अब इसको अगर हम प्रूव भी करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ प्रूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकते हैं। ग्राफ के बेस पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपको 11th-12th में मिलेंगे, 12th में आपको इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा जिसमें आपको v और i का डाटा कलेक्ट करना होगा और इसके बेस पर आपको ग्राफ में पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। इन पॉइंट्स के बीच में यहाँ जो भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वहाँ आपने इस तरीके से पॉइंट्स बनाने होंगे और ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। वी और आई के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो शो करेगा कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और इसको डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज, ठीक है। हम ये v की वैल्यू निकालेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ कहीं शायद आ जाए आपका r की वैल्यू, तो वो हम यहाँ वैल्यू निशान लगा देंगे इस तरह से। देन अगेन ये प्रोसेस यहाँ होगी, फिर अगेन यहाँ होगी, इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन अगर बन जाती है तो इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो आप गलत जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको 12th क्लास में करने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग इससे थोड़े से और एडवांस टॉपिक लेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कुछ आगे के टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उनसे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। रेजिस्टेंस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस का पॉइंट मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये टॉपिक जो बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको एक एक टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। सिलेबस को हमें भगाना नहीं है, सिलेबस को हमें जल्दी से ख़त्म नहीं कराना है, सिलेबस को हमें समझना है अच्छे से और समझाना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हमने अभी जल्दबाजी की तो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे सारे नोट्स आपको तैयार करने हैं और सब चीज़ धीरे धीरे समझनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।